मेजर थेरीज ऑफ द रिएक्शन, दो तरह की थेरीज हम लोग पढ़ेंगे जो रिएक्शन में यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल होती हैं कि किस तरह से चीजें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाती हैं। मोस्टली जो दो थेरीज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना काइनेटिक्स में, वो है आर्हीनियस की, कोलिजन की। इसके अलावा एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी होती है, लेकिन वो चूंकि थोड़ी सी एडवांस लेवल की थ्योरी है और उसमें ज्यादातर जो है ना वो आप समझ लेके जो फिजिकल रखते हैं ना वो सिर्फ वही वो मोस्टली थ्योरी पढ़ते हैं। आप लोग भी, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो लेकिन बहुत ही स्मॉल सा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। तो जो दो मेन थ्योरी है जिनमें से ज्यादातर सिलेबस पूछा जाता है या ज्यादातर चीजें आती हैं, वो आर्हीनियस की एक थ्योरी है और एक है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो आर्हीनियस की थ्योरी सब लोगों ने पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर के से लेके आप लोग ऑनवर्ड सारे ही पढ़ते रहे हो। आर्हीनियस की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक रेट कांस्टेंट जो है, बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या एक्सप्रेस करती है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट, ये है रेट कांस्टेंट, इसका इसका एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम लोग एक इक्वेशन में डिफाइन करते हैं जिसको आप लोग आर्हीनियस इक्वेशन कहते हो, ठीक है। आर्हीनियस इक्वेशन में यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने अभी देखा है यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। वो अब सॉल्व करेंगे ना आप लोग तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लोगों ने शुरू से पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक में, वो नेगेटिव आता ही आता है। वो क्यों आता है, वो स्लोप की वजह से आता है, वो अभी आगे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द आर्हीनियस इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड अ रिलेशनशिप, हाँ जी, दैट प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या है के, जो आप लोग पीछे से आप लोग जब रेट ला लिखते हो तो आप लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसको हटा के कांस्टेंट लगाते हो तो वो यही रेट कांस्टेंट होता है। ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज होने से हमारे रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज होने से, या इसको फिर से आसान अल्फाज में कि टेम्परेचर के चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो के है वो रेट कांस्टेंट है, ए इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो सारी चीजें आप लोगों को पता है। हाँ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी के तौर पर भी लिखा जाता है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पे कहते हैं जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। अभी मैं ना इसके एडवांस फॉर्म में नहीं जाती, आर्हीनियस थ्योरी की ही एडवांस फॉर्म जो है ना कोलिजन थ्योरी में आ जाएगी आपके सामने। तो जब वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे कहते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं। अभी मैं बस इतनी बात कर रही हूँ आर्हीनियस के लिए। तो आर्हीनियस की थ्योरी क्या कहती है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं ए फैक्टर के साथ, तो उनके दरमियान जो आप एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हो, बल्कि आप लोग इसको एक्टिवेशन एनर्जी ही पढ़ो तो बेहतर है, कि रिएक्टेंट जो है ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्टअप करवाने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं, एक पूरी डायग्राम भी बनी हुई आप लोगों को नजर आती है, उस डायग्राम को सरप्लस करके वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब वो कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो ऐसा क्या फर्क पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी पे कि उसकी रेट कांस्टेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन पढ़ते हैं वो आर्हीनियस इक्वेशन में वो यही पढ़ते हैं कि क्या होता है कि रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का फर्क क्या पड़ेगा। इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, इक्वेशन यही रहेगी। आप लोगों के पास कॉपीज हैं तो यहाँ पे माइनस जरूर लिख लीजिएगा, मुझसे शायद गलती से यहाँ से नेगेटिव रह गया, यहाँ पे नेगेटिव आता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द ए इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ये आप लोग को वैल्यू गिवन होती है। एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए कह देते हैं, समटाइम आपको कहता है कि रेट कांस्टेंट, डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन होती है। अब अगर आप लोग को यहाँ से मैं कहूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ये देखें, यहाँ पे देखें, के इज इक्वल टू ए ई, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी, देखा यहाँ पे ठीक लिख लिया। अब अगर आप लोग को एक्सपोनेंशियल खत्म करना है तो आप लिखते हो नेचुरल लॉग एल एन, एल एन ऑफ के करोगे, एल एन ऑफ ए करोगे, प्लस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्सपोनेंशियल और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो आप लोग क्या करोगे, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ ई माइनस ई ए और आर टी, जितनी भी पावर होती है लॉग का असूल क्या है कि वो पावर जो है ना वो एल एन से पहले आ जाएगी। तो हो जाएगा एल एन ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी एल एन ऑफ ई। नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल तो हो जाते हैं कैंसिल आउट क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बाकी चीज रह जाएगी के एल एन ए माइनस ई ए और आर टी, इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। क्या आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल पे ये चीज कर सकते हैं? हम्म, या मैं मैम आपने क्या बताया, कैंसिल क्या हो जाता है?
देखें, मैं एक मिनट में कर ही देती हूँ। असल डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाली चीज जरा नहीं आती। नहीं नहीं, इसमें और डेरिवेशन बोलने में। इंटीग्रेशन नहीं है। इसमें सिंपल ही चीज हुई है। एक मैंने पेन रखा था। ये देखिए, मैं ना सिर्फ अभी वही पढ़ा रही हूँ ना आप लोगों को। सॉरी, मैं पहले वही इक्वेशन ही लिख लेती हूँ। उसमें इक्वेशन में क्या है, के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई ए। 4RT। हाँ, चले, एल एन एफ के निकालें। मैंने इसका नेचुरल लॉग लिया, दोनों तरफ ले लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एल एन एफ के ले लिया, एल एन एफ ए ले लिया। आप आगे है प्लस, जब ये ए और ई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग का असूल ये है कि दो जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप लोग क्या करते हो, उसको प्लस कर देते हो। तो आ जाएगा एल एन एफ ई माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। मैम इससे पहले एक बात होता है, जी, मतलब जहाँ पे नेचुरल लॉग लेते हैं हाँ जी, अभी तो देखिए। वहां पे आपने कहा था कि -a/RT स्टार्ट में आ जाएगा, हाँ उसके जी, बाद आगे क्या लिखेंगे? ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आ गया नेट लॉग से पहले, पावर फैक्टर मैंने पहले लिख दिया। आगे आ गया एल एन एफ ई, यानी कि ये दो चीजें, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स होती हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे लॉग और एंटी लॉग होता है ना, बिल्कुल उस तरह नेचुरल लॉग का जो है वो जो इनवर्स है वो है एक्सपोनेंशियल। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, एल एन एफ ए माइनस ई ए ओवर आर, और इस तरफ एल एन एफ के। तो वो जो फाइनल फॉर्म आई थी ना, अब यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई, तो हम दोबारा स्लाइड्स पे वापस जाते हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं थी चीज वैसे, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गए, तो ये जरा देखें, अब आपके पास ये फाइनल फॉर्म है, ये इसी तरह से निकाली है हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे देखें, आप लोग कहते हो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चले ठीक है, ये है y, ये चीज y एक्सिस है। यहाँ पे आएगा m, ये ग्राफ देखे जरा। ग्राफ में आप लोगों को y एक्सिस पे क्या आ रहा है, एल एन ऑफ के, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द के रेट कांस्टेंट। एक्स एक्सिस पे है 1/t। इस चीज को जरा अलग करें, ई ए ओवर आर को अलग कर ले, और मल्टीप्लाई पे 1/t हो जाएगा। तो 1/t जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और इसके साथ क्या है, एम। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है आप सब लोगों को? नहीं तो मैं वो भी कराऊं। मैम इसमें सारा कुछ भूला पड़ा है, मतलब अच्छा ठीक है, ठीक पीछे है, वाली करा कुछ देती भी हूँ, याद नहीं है, मैथ वाला कुछ भी। करा देती ये यहाँ से आखिरी आपने क्या बताया था, मतलब हूँ। क्या चीज? A/RT वाला जिसमें से E निकालना था? वो मैंने कहा कि पावर फैक्टर से पहले जो पावर फैक्टर होता है वो एल एन से पहले आ जाएगा। फिर आगे रह गया था एल एन और एक्सपोनेंशियल, वो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, एक मिनट में चैट में देख लूं, कुछ बच्चों ने कुछ पूछा होगा। यस मैम, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आती है। चले, किसी जिसको नहीं आती वो देख ले। यहाँ पे देखें, ये वाई एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन होती है, प्लस सी आगे ही आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अब अच्छा, आसान अल्फाज में बताऊं तो कहते हैं जब ग्राफ बनाया जाता है, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन अगर अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वो ये वाली इक्वेशन फॉलो करेगा, ये वाली। y क्या होगा, y एक्सिस पे जो वैल्यू है, x क्या होगा, x एक्सिस पे जो वैल्यू है, और ये जो m है ये होती है स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज m, c इज द इंटरसेप्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट को कहा जाता है c है। ठीक है, इसको आप लोग इंटरसेप्ट लिख लो। अब मैं अगर इसको कहता है मैं ग्राफ को ड्रा करूं आर्हीनियस की इक्वेशन का, तो इधर आएगा एल एन एफ के। टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे आता है 1/t। इसका मैं 1/t अगर लैदा कर दूं इस वाले में से, तो यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी रह जाएगी ई ए ओवर आर। 1/t आ गया एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखें जरा नीचे, अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के मुताबिक जो एक्स एक्सिस के साथ चीज होती है
वो क्या होती है, स्लोप। तो इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो होगी ई ए ओवर आर। ये होगी आपके पास स्लोप। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट को भी आप भूल जाओ, इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो स्लोप आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप होती है जिसमें आप लोग उल्टी पीछे की तरफ आते हो। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये होता है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, यानी कि वैल्यूज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो नेगेटिव स्लोप ये है। तो यहाँ से पता चला कि वाई एक्सिस पे आपके पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्स एक्सिस पे होगा 1/t, स्लोप इसकी होगी ए ओवर आर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय जनरल गैस कांस्टेंट। अगर आपको कोई कहे कि मैंने आपको जो आपका आर्हीनियस का ग्राफ है उसकी आपको कोई स्लोप दे दे, तो आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। क्यों? आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर स्लोप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे। यहाँ आपसे पूछ ले कि जनरल गैस कांस्टेंट है, स्लो और ये एक्टिवेशन एनर्जी भी मैंने दी हुई है, तो आप लोग मुझे उस ग्राफ की स्लोप बता दो, तो आप तब भी निकाल सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये जो एल एन एफ ए है ना, ये जहाँ पे वाई एक्सिस पे काटता है ना इसको, ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है, जिस पॉइंट पे वो अटैच करती है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। जिसपे वो ओरिजिन से गुजरता है, ओरिजिन या ओरिजिन के वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से गुजरता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, यानी सी की वैल्यू, ये जहां से ग्राफ ने उसको कट किया था। और ये वाली वैल्यू होगी एल एन ऑफ ए के बराबर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट के बराबर। ठीक है, तो अब एल ये एन ए इंटरसेप्ट है। एल एन ऑफ ए इंटरसेप्ट है, एल एन ऑफ ए। सिर्फ ए अकेला नहीं होगा, क्योंकि आपने जो इक्वेशन ड्रा की है वो है एल एन ऑफ के वाई एक्सिस पूरा, स्लोप एक्स एक्सिस पे है 1/t, और पूरी स्लोप है ई ए ओवर आर। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट होगा एल एन ऑफ ए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपके पास एक ग्राफ है, ये फलां फलां उसकी वैल्यू है और पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ये है, तो आप मुझे ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट आपका जो मिला हुआ है आपको, उसको बराबर करोगे एल एन ऑफ ए के। इसमें से सिर्फ ए निकालना है, एल एन ऑफ उस तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, या दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो, इस तरफ एल एन ऑफ कट जाएगा एक्सपोनेंशियल से, दूसरी तरफ चीज का एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास किसका आंसर आएगा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। तो दो तीन तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर एक भी ग्राफ, या तो ग्राफ दे के पूछ सकता है दो चार चीजें, या आप लोग तो इससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, तो आप के की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, क्लियर? अब हम क्लियर थ्योरी पढ़े। मैम इसके कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन देंगी? न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, न्यूमेरिकल मैंने इसके डाले हुए हैं, ये देखें। फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट, ये है आपके पास दिया हुआ है, और 600 केल्विन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, एंड 31 एक्टिव। अच्छा जी, एक और चीज जो दूसरी, ये जो पहला न्यूमेरिकल है, अगर आपके पास ये दो तरह से आ जाए तो इसको किस तरह से लिखें? मैं ना इसकी आपको आसान अल्फाज में जो बात बताऊं ये है कि आप लोग इसको क्या करोगे, एल एन ऑफ के टू और के वन करोगे, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी टी। अच्छा, ये मैं ना आपको तस्वीर बना के इस फार्मूले की भेज देती हूँ, ये पहला फार्मूला तो वैसे ही हल होगा। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है ना, ये वाली इक्वेशन, तो आप लोगों को वो वाला न्यूमेरिकल हल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो सिर्फ आपने एक दफा सेकंड कंडीशन पे सारी चीजें लेनी है, एक दफा फर्स्ट कंडीशन पे, तो आंसर आ जाएगा। इसमें ना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको फार्मूला वैसे लिख के भेज देती हूँ। नीचे वाला देखें, फाइंड द रेट कांस्टेंट, द टेम्परेचर इज द 298, एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, देखो सारी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, के फाइंड करना है, तो ये वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द न्यू रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन, ये पहले की तरह का है ये वाला न्यूमेरिकल। आगे है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भी आप लोगों को आता है। ये सारे के सारे एक ही फार्मूले को इस्तेमाल करके आप लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, जो कोलिजन थ्योरी है ना, ये पीछे जो कोलिजन थ्योरी लिखी हुई है, ये ना थ्योरेटिकल थ्योरी है, इसमें ना इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ना ही आपको इसका फार्मूला कोई पूछेगा, ना ही इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना इसमें रीजंस दी गई हैं कि रिएक्शन होता क्यों है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक
जो है प्रोडक्ट जो बनता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने रीजंस याद करनी है, इसमें आप लोगों ने कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं याद करनी। कुलियन थ्योरी की जो डेफिनेशन है, एक मिनट, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, हमें नहीं आती मैम, कोई सॉल्व करा दें। अच्छा ठीक है, करवा देती हूँ। तो ये अभी ना मैंने वो थर्ड वाला इसका जो आपका अगला मॉड्यूल है ना इक्विलिब्रियम का, वो आज मैंने स्टार्ट कराना है। तो अगली जो अगली मीटिंग होगी ना वो उसकी होगी। तो जो ये न्यूमेरिकल है, आप लोग इसका स्क्रीन, मतलब ये स्लाइड तो आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ठीक है, फिर मैं ना आप लोगों को ये अलहदा से करवा दूंगी, इस मॉड्यूल में मत करवाएं। ये फिर वो, मैं बता तो रही हूँ आपका लेक्चर कम है, बहुत कम है, तो इसमें इतना सा ही काम हो सकता है। तो मैं इसलिए फिर वो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, यहाँ पे मुझे मॉड्यूल खत्म करने हैं बस। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के मुताबिक क्या है कि कहता है कि रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड, यहाँ तक आर्हीनियस ने तो कहा था ठीक है कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बन जाता है, बट उसने कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं की। यहाँ कोलिजन थ्योरी कहते हैं कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनता है, ठीक बात है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन के उन रिएक्टेंट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कोलाइड करने के लिए, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, कहता है अगर वो जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनके अंदर सर्टेन मिनिमम एनर्जी मौजूद है, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, तो फिर वो आपस में कोलाइड करेंगे और जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा। अगर उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, तो वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी कोलिजन के लिए रिक्वायर एनर्जी जो है, दो जो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अगर उनके पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है, तो वो कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। वरना क्या होगा, कोलाइड करेंगे बट लेकिन वो दोबारा से अपार्ट बैक हो जाएंगे, कुछ भी उनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पहली बात, आपकी चीजों की कोलिजन होना जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास थ्रेश होल्ड एनर्जी, जो कोलिजन करने वाले मालिक्यूल हैं उनकी थ्रेश होल्ड एनर्जी होना जरूरी है। तीसरी बात, कहता है अगर सारा कुछ है, कोलिजन भी हो रही है और वो उनके पास थ्रेश होल्ड एनर्जी है, लेकिन उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कुलियन थ्योरी की सबसे मेन डेफिनेशन ये है कि कहता है कि द रिएक्शन विच ऑकर बिटवीन द रिएक्टेंट मस्ट बी ओरिएंटेड, प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए रिएक्टेंट, और उनके पास मिनिमम जो है, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हो, दे मस्ट acquire the threshold energy so that they give rise a particular reaction which gives rise a product। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोलिजन होनी चाहिए, और कोलिजन के बाद उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन होनी चाहिए। फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन के बाद कहता है, थर्ड वाली जो बात है वो कहता है थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, ताकि जितने भी रिएक्टेंट है वो जो कोलाइड कर रहे हैं, वो रिएक्ट करने के बाद या कोलाइड करने के बाद उस एनर्जी को प्रोडक्ट में चाहे अब्जॉर्ब चाहे इवॉल्व या किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सके, या वो आपस में ही टकराने के बाद फ्लाई अपार्ट करने के लिए भी वो एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनके पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। उसके अलावा कहता है अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी है उसके पास, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है जब वो कोलिजन करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो कहता है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपेयर हो जाती है। यानी वो जितनी यूज होनी थी हो गई कोलिजन के दौरान, बाकी जितनी बच जाती हैं वो उन पार्टिकल्स की कोलिजन के बाद जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक, क्लियर? ठीक है मैम। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल की ना आप परेशानी ना लें, लेकिन ये तो मैंने आप लोगों के फायदे के लिए रखी थी चीज। अगर आप ना, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को आसान काम से स्टार्ट कराती हूँ। आप लोग ना फर्स्ट ईयर का जो आर्हीनियस इक्वेशन वाला है ना चैप्टर, वो कौन सा है, 11 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 में आपने आर्हीनियस इक्वेशन देखनी है, पूरी पढ़नी है, उसका एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने, और उसमें से पूछना है कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले न्यूमेरिकल नहीं कर सकते जब तक आप वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। मैंने देखा कोई बड़ी 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 किताब नहीं बताई आपको, कोई ग्रेजुएशन की कोई नहीं बताई, मैंने फर्स्ट ईयर की बुक कहा है। आप लोग सब फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 11 जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है उसमें से आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि ये वाली लाइन हमें समझ नहीं आ रही। तो फिर इसका अगर तो सारी लाइनें समझ आ गई तो इसका मतलब आपको वो थ्योरी आती है, सिर्फ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ फोकस कर लूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। मैं ये वाली यहाँ पे स्टॉप करके न्यू शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, अब है आपका चौथा मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है।
इसका नाम है आप लोगों का जो चौथा मॉड्यूल था वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे था। और एक मैं इसको ना बड़ा कर लूं। अच्छा, अब सबको विजिबल हो जाएगी। ये है आपका चौथा मॉड्यूल, जो कि मैंने गलती से तीसरा लिख दिया है और वो चौथा लिख दिया था, और वो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप लोग मोस्टली क्या पढ़ोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन पढ़ोगे। आप लोग ये पढ़ोगे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी है। क्या क्या कंडीशन, किस कंडीशन जिन्हें ऑप्टिमम कंडीशन कहा जाता है, उन कैसे कंडीशन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कौन से असूल या कौन से जो लॉज हैं वो इसके ऊपर प्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट लिखना था, ऊपर उसने रिएक्टेंट लिखा हुआ है। चले खैर, केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। अच्छा, इसका वो ना, मुझे क्या है, वो नोटिफिकेशन आ रहा था इंटरनेट अनस्टेबल का, इसलिए पूछा। Chemical equilibrium is a state of reaction in which both the forward and reverse reaction of a reaction is equal. बेसिकली होता क्या है, मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, इरिवर्सिबल इन्हें कहा जाता है। ये दोबारा रिवर्स बैक नहीं होते। हाँ, आप लोग अपने पास से एनर्जी लगा लो तो हो सकते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ। रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और सिर्फ प्रोडक्ट बनाते जाएं। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इतना स्टेबल हो कि वो दोबारा रिएक्टेंट बनाने की कोशिश भी ना करे और वापस जाए भी ना, तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी तरह के जो रिएक्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना रहा होता है, एट द सेम टाइम वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे दो तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। एक इक्विलिब्रियम ये है कि जब आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुके हो और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हो और दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाए, मसलन 50-50 की स्टेज पे आ जाए, तो वो रुक जाए, रिएक्शन रिएक्शन रुक जाए। जितना प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट ने उतना दोबारा से आधा रिएक्टेंट बना दिया। तो क्या हुआ, आधे रिएक्टेंट है रिएक्शन में और आधे प्रोडक्ट है, और यहाँ पे रिएक्शन सीएज हो गया। इसको आप लोग कहते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। और एक होता है डायनामिक, उसमें क्या होता है, एक ही वक्त में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उसी वक्त प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रहा होता है। यानी आप इसको ऐसे कर लो कि ये 50-50 थे, बट हुआ क्या, 50 से वो 49 हो के उसने एक और प्रोडक्ट बनाया, वो 51 हो गया। उसी वक्त क्या हुआ, 51 वाला प्रोडक्ट जो उससे पहले मौजूद था उस वो 50 वाला टूटेगा, वो दोबारा रिएक्टेंट बना देगा। यानी ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की ही टाइप्स हैं। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं होता, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और उनका प्रोडक्ट स्टेबल होता है। ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ प्रोडक्ट है ना, ये ब्लू कलर का जो लिखा है ना, ये प्रोडक्ट है। इनिशियली क्या होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है, जो ओरिजिन। शुरू में सबसे ज्यादा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या होंगे, पूरे सिस्टम में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करते जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। एट द सेम टाइम रिएक्टेंट रिएक्ट करके बना के रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाएंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे क्या होगी, दोनों की, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन दोनों पैरेलल हो जाएगी। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। तो मैम ठीक है। जी, ये तो आसानी चैप्टर है, मेरा ख्याल है ये सबको आता होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन भी आप लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं। नहीं, अगर किसी ने पढ़ा ना, तो बहुत बड़ी किताब ना खोलना, 10th क्लास की किताब खोल लेना, 10th क्लास की केमिस्ट्री की किताब खोलना और लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन देख लेना, ये मैंने कैसे लिखी है। वैसे तो सबको ही पता होनी है कौन सी कैसे लिखी हुई है। तो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको आसान अल्फाज में कहूँ, कहता है कि जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो, यानी कि रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाली अशिया जितनी भी हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, वो आपस में रिएक्ट करेंगी। और जिस स्पीड के साथ वो रिएक्ट करेंगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो इन्हीं चीजों के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जिस स्पीड से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड किसके, ये जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं इनके एक्टिव मास के। यानी आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन नहीं लेनी। फुल कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, आप मिसाल के तौर पे आप लोग ना दो रिएक्टेंट लेते हो, एक को 2 मोलर ले लेते हो, एक को 3 मोलर ले लेते हो, लेकिन इस रिएक्शन में सिर्फ वो जो 2 मोलर वाला रिएक्टेंट है वो सिर्फ 1.5 मोलर ही रिएक्ट कर सकता है, और बाकी जो 0.5 मोलर है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो कंसंट्रेशन जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सके उसको एक्टिव मास कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपके किसी काम की नहीं होती। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और वो भी कंसंट्रेशन कौन सी, एक्टिव मास की कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मैंने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं, एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स। हम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए ही पढ़े जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहता है कि इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसी वक्त जो एट द सेम टाइम है वो प्रोडक्ट जो है आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो वो दो तरह के स्टेप हैं, एक है फॉरवर्ड जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, और एक है रिवर्स जिसमें प्रोडक्ट उसी वक्त टूट कर रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो एक है फॉरवर्ड स्टेप और एक है रिवर्स स्टेप। उस फॉरवर्ड और रिवर्स स्टेप को जब इकट्ठा किया जाता है तो आपके पास एक केसी का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरह से आता है, Kc is equal to concentration of the product 1, concentration of product 2, और उनके कोफिशिएंट्स का जो है ना वो रेज टू पावर बने हुए हैं, ए और बी भी लिखा हुआ है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये 1864 में सबसे पहले गर्बर्ग और पीवेग ने इस्तेमाल की थी। तो पीवेग, इन दोनों ने ये लॉ ऑफ मास एक्शन डिराइव किया था। मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसकी भी डेरिवेशन मुझे बतानी पड़ेगी, कि जरूरत है। मैं फिर इसका आसान हल बताती हूँ, आप लोग 10th क्लास की बुक खोलिएगा और इसको लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको जो क्या है, अगर किसी को जरूरत है तो मुझे बता दें, मैं तस्वीर भेज दूंगी आपको 10th क्लास की अगर आपको नहीं मिलती। तो केमिस्ट्री की यहाँ पे कलेक्शन पड़ी हुई है बुक्स की, मैं भेज दूंगी अगर आपको चाहिए, नहीं तो आप अपनी बुक से खुद देख लीजिएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है ना मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की, ये वाले कैसे आई है डेरिवेशन। जी मैम, ये तो इजी है। हाँ जी ये इजी है। ठीक है, आगे है इसका जो यूनिट है केसी का, वो कभी भी आप लोग कहते हैं कि एक यूनिट नहीं होता केसी का। मतलब आप कहें ना कि अगर कोई आपसे पूछ ले वहां पे पीपीएससी में, जैसे एक दफा आया कुछ, कई बार आया होता है कि केसी का यूनिट बता दें, तो उसके साथ वो जरूर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि केसी वो ऐसे कहते कि यूनिट ऑफ केसी, ये नहीं पॉसिबल। पॉसिबल तब होता है जब साथ उसने ये स्टेटमेंट दी होगा, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है, तब कैसे की यूनिट क्या है वो पूरी देगा। या तो वो रिएक्शन लिखेगा, या क्या करेगा वो बताएगा, पूरी पूरी की पूरी आपको ना स्टेटमेंट देगा, क्योंकि केसी का एक यूनिट नहीं होता। जो केसी का यूनिट है वो डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कौन सा है, नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान कितना फर्क है और कैसा फर्क है, ये आप लोगों ने दो चार एग्जांपल किए होंगे। एक एसिटिक एसिड वाली बहुत मशहूर एग्जांपल है, एक हाइड्रोजन आयोडाइड वाली। तो देखेंगे कि कई दफा केसी का नो यूनिट होता है, मतलब जीरो, कोई यूनिट नहीं आता उसका, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। और कई दफा आपने देखा होगा इसका कोई यूनिट भी आ जाता है। मे बी मैंने आगे एग्जांपल कोट की हो, मेरा ख्याल मैंने की थी, नहीं की, चले खैर है, ये तो मुझे पता है आप लोग को आता होगा कि केसी का यूनिट। अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड भी कह दूं तो आप लोग करके दिखाएंगे मुझे केसी का यूनिट निकाल दें। हाँ, H2 + I2 रिएक्ट करके बना रहे हैं 2HI, तो मुझे इसका भी आपने निकाल के दिखाना है कि यूनिट क्या आता है। इसके अलावा एक और इक्वेशन देती हूँ, पहले ये वाली इक्वेशन लिखे। H2 हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो क्या इसका यूनिट क्या आएगा। एक बच्चे ने कहा नो यूनिट, अरफा जवेद। अच्छा कोई और। कौन सी इक्वेशन? हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है आयोडीन के साथ, H2 रिएक्ट विद द आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए, तो इसका यूनिट क्या आता है। वो टू मैम, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, ऊपर भी 2 मोल है नीचे भी 2 मोल है, तो कोई यूनिट नहीं आएगा। अब मैं एक और क्योंकि दोनों इक्वेशन, की कंसंट्रेशन सेम है ना, वेरी प्रोडक्ट गुड, की भी हाँ रिएक्टेंट जी, की भी, बोथ दोनों साइड के इक्वल है। कोएफिशिएंट्स भी, मोल्स भी, कंसंट्रेशन हर चीज सेम होती है इसलिए। एक और इक्वेशन लिखें। अब मैं पूछूंगी कि किस बच्चे से मैंने पूछना है, ठीक है। आप लोग बस इक्वेशन जरा गौर से सुन लें। PCl3
ठीक है, फॉस्फोरस क्लोराइड प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2, ये दोनों 1 1 मोल है, इनके शुरू में कोफिशिएंट जो है वो 1 1 मोल का है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है PCl5। अब इसका यूनिट होगा या नहीं होगा वो मैं पूछती हूँ, आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट के बाद सबसे पूछ लूंगी। फिलहाल आप लोग ये वाला करें, PCl3 प्लस Cl2 रिएक्ट टू फॉर्म द PCl5। हाँ जी, आप इरम, आप मुझे बता दो क्या इसका यूनिट होगा। आप ये माइक ऑन करके बता दें, अगर लिखना नहीं है तो माइक ऑन कर लें। हाँ जी इरम, चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। फरियाल, आप बता दो। मैम पर मोल डेसीमीटर क्यूब। क्यूब। हाँ, ये एक बच्ची का आ गया। अच्छा, सादिया ने कहा पर मोल DM³ जी बिल्कुल ठीक है, सही है। मतलब समझ आ गई है आप लोगों को। आगे देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा इरम, अगर आपको समझ नहीं आई ना तो आप मुझसे पूछ लो, चैट में पूछ लो या किसी तरीके से पूछ लो, लेकिन आंसर प्लीज किया करें आप लोग, ठीक है। इस तरह से मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। रिस्पॉन्स कर दिया करें, ना कह दिया करें, वहीं से दोबारा से शुरू कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो अब बच्ची पूछ रही थी इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको पहले भी उस चीज का से कहा किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना कभी भी आप लोग इक्वेशन देख के नहीं बता सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि आपसे कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई इक्वेशन दे के पूछ ले कि ये रेट ला मैंने लिखा है, या सॉरी रेट ला नहीं कहूंगी, उसे कहूंगी कि रिएक्शन इक्वेशन मैंने लिखी है, और आपसे कोई पूछ ले कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री कहती है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रूल है ये, कि आप कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट किए बगैर डिटरमिन कर सको। ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है कि आपसे कोई रिएक्शन लिखवा कर वो कहे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। तो जो ये कहा ही जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ केमिकल, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बगैर नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये सवाल है ना कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, वो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए स्पेसिफिकली क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन करवा के उसका रेट कांस्टेंट निकाला जाता है और उसको टेबल की फॉर्म में नोट कर लिया जाता है। फिर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया जाता है। जैसे ही उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया जाता है तो देखा जाता है कि जो मैंने रेट कांस्टेंट पहले निकाला था उस पर, ये रेट रेट ही कहते हैं आप लोग, जो रेट मैंने पहले निकाला था उस पर कितना फर्क पड़ा है। इसी तरह आप लोग फिर दूसरे की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हो और पहले की चेंज करते हो। तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है उसको इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। और वो जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो बेसिकली उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं रेट ला के, और उनका जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कभी भी किसी भी इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ तभी बता सकते हो जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो। ठीक है, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर हुआ। जी मैम समझ आ गई है, लेकिन मैम अगर MCQ कोई आ जाता है, कोई रिएक्शन वो दे देते हैं खुद से, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, इक्वेशन तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है, तो उनके लिए फिर किस तरह मालूम करते हैं वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वो पता क्या होता है, जो वो देते हैं ना, अगर वो कोई देते हैं तो वो ऐसा होता है कि वो या तो बहुत मशहूर रिएक्शन होगा जिसका आपको उनको को किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। मोस्टली वो होता है जो मल्टीपल स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं ना, उनके फ्रैक्शन में ऑर्डर होता है, तो सब टाइम तो वो आ जाता है। तो वो आप लोगों को बहुत मशहूर होते हैं, उनकी आप लोगों ने कैलकुलेशन की होती है। एक दो जो है ना वो ये सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेते हैं, वो कौन सा है, वो जीरो ऑर्डर होते हैं सूडो वाले। और इसके अलावा फोटोकेमिकल पूछ लेते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर, ये सारी चीजें पूछते हैं। ये आप लोग देख लें, मैंने वहां पे इसीलिए एक एक एग्जाम्पल कोट कर दी थी, वो आप लोग याद रख लीजिएगा।
वो एक एक जो एग्जाम्पल कोट की है ना वो उसी तरह की पूछेंगे, वो मशहूर तरीन एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा नहीं वो पूछ सकते। बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई मिलता है ऐसा कोई एमसीक्यू तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको देख लूंगी, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है कि क्या कोई डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शायद उसने कहा, और इक्विलिब्रियम, बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बिल्कुल फर्क है। क्यों नहीं फर्क? रेट कांस्टेंट क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन, जिस स्पीड से वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उस लॉ के अंदर जो कांस्टेंट आता है वो रेट कांस्टेंट है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है? वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो है, जिसे आप लोग केसी कहते हो। इसमें आप लोग प्रोडक्ट जितना बना है उसकी कंसंट्रेशन लेते हो। वो जो रेट कांस्टेंट है ना, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिकली आप लोग रिवर्सिबल के लिए इस्तेमाल करते हो। इसको आप लोग इरिवर्सिबल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? मैंने पहले बात कही, इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल में ही अटेन होता है। उसको आप इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं, ये टर्मिनोलॉजी जो है ना इक्विलिब्रियम की, आप लोग इसको इरिवर्सिबल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, यानी मुकम्मल हो चुके हैं, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप वहां पे कैसे इक्विलिब्रियम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और वो जो दूसरी आपने कही थी रेट कांस्टेंट, हाँ जी, वो इरिवर्सिबल के लिए भी हो सकती है और रिवर्सिबल, वो दोनों के लिए हो सकती है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे है रेट कांस्टेंट नीड्स वन कंसंट्रेशन एट द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रेट कांस्टेंट नहीं, नीड्स वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें देखो एक रिएक्टेंट जो है, एक ही रिएक्टेंट आपस में अपने साथ ही वो रिएक्ट करके पॉलीमर बना रहा है, तो वो उसका भी रेट कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और वो डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ भी मिलकर बना सकता है। इक्विलिब्रियम नीड्स बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाँ जी, अच्छा अच्छा, अब मुझे आपकी बात क्लियर हो गई, अब ठीक है, हाँ जी। ये सही है, आपने कहा कि रेट कांस्टेंट में जो है वो रिएक्शन के लिए, हाँ, रिएक्टेंट की सिर्फ कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है, जबकि इक्विलिब्रियम में दोनों की रिक्वायर होती है। तो बात तो वही होगी ना, वो इरिवर्सिबल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ ये रिवर्सिबल के लिए ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों चीजें चाहिए आपको। और प्रोडक्ट की भी वो कंसंट्रेशन जो रिवर्सिबल में इस्तेमाल हुई है, यानी रिवर्स गई है, that is what the definition of both, right? मुझे रिदा रिदा आप माइक ऑन करके बताएं क्या बताना चाह रहे हैं। ऊपर वाली आपकी दोनों बातें मुझे समझ आई है, वो बिल्कुल ठीक आपने बातें कही हैं। अब तीसरी बात क्या कही है आपने? मैम वो जो लड़की आपसे पूछ रही थी ना, तो मैं उसको रिप्लाई कर रही थी। मेरे पास क्योंकि कन्वर्सेशन सबकी शो नहीं हो रही, मैंने स्क्रीन की हुई थी असल में वो डाउनवर्ड ना। तो अच्छा मैं अच्छा, उसको बता रही थी कि रेट कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस ये है। हाँ हाँ, आपने एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ, तो वो मेरे मैसेज फिर बाद में रिसीव हो रहे हैं शायद कोई इसलिए। मसला नहीं, ठीक है। हाँ सही है, वो आप, मैंने कहा शायद मुझे बताना चाह रही है कि मेरा जवाब ठीक है या नहीं नहीं, नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। बात वही है, ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अब आप, मेरा ख्याल है जिस बच्ची ने पूछा है उसको क्लियर है, तो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, वरना हम इधर से फिर एक दफा समझा देते हैं। गॉट इट, ठीक है बच्चे, आपको गॉट इट, बिल्कुल good, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही केसी की आप डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और उनके कोएफिशिएंट जो रेज पावर होंगे, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और इनके भी जो कोएफिशिएंट्स होंगे। अगर कहता है इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल आर इक्वल, ये बात मैं आपको पीछे भी बताने लगी थी। जैसे मैंने हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल आयोडीन ने रिएक्ट किया तो वो 2 मोल बन गए, यानी 1+1, इधर भी रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में भी 2 मोल हैं। तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट इक्वेशन आए ना, तो पहले सबसे देख लिया करें क्या रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर है या नहीं। तो हाइड्रोजन और आयोडीन वाले एग्जाम्पल में तो 2 मोल रिएक्टेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन का है एक आयोडीन का, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1 and 1+2 = 2। तो 1+1 = 2, और आगे जाके देखें तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी 2 मोल है। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के देख लेना, अगर दोनों के मोल बराबर है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे लिख दीजिएगा केसी हैज नो यूनिट। लेकिन अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर नहीं है, फिर आप कैलकुलेशन कीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइम को ना शॉर्ट करने की एक ट्रिक है, कि पहले सबसे पहले इक्वेशन देखते ही शुरू ना हो जाए कि यहाँ पे मैं लिख लूं, पहले यूनिट लिख लूं, ऐसे ही होने ऐसे ही होने। ले पहले देख लिया करें कि दोनों के मोल अगर बराबर है ना, तो फिर डायरेक्टली लिख दें कि केसी हैज नो यूनिट। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो फिर आराम से एक साइड पे या खाली से फिर रफ कीजिएगा उसको, और रफ करके उसका आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। 10, ये मैंने लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई आपने एग्जांपल सॉल्व, हाँ जी।
पहले इसलिए सॉल्व करा ली थी ताकि मैं आगे ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? केसेस डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सप्रेस इन द मोल। अच्छा, मैं इसको ना आपको मैथमेटिकली समझाना ये चाहती हूँ। इसको डेफिनेशन को आप बेशक ना पढ़िएगा, जरा इधर तस्वीर में देखें, ये फर्स्ट ईयर की ही बुक से लिया गया है, मैंने ऊपर इसीलिए वो क्रॉप नहीं की, नजर आ जाए। सबसे पहले तो ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आप लोग कहते हो कि आपका एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन के नतीजे में आप लोग कहते हो एक एस्टर बनता है और 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो कैसे इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये दोनों प्रोडक्ट थे और नीचे ये रिएक्टेंट लिखे हुए हैं। जब कहता है, सॉरी, अच्छा, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कहता है शुरू शुरू में रिएक्शन जो है वो ए मोल होगा, ये वाला, ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, ठीक है। जब टाइम 0 होगा तो इन दोनों की ही कंसंट्रेशन होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। टाइम 0 मतलब तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोडक्ट जो है वो दोनों 0 0 है, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है इनकी, इसकी ए है और इसकी बी है। ये आप लोगों के फर्स्ट ईयर के बुक में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कहता है जब टाइम इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो ये एक्स मोल बन जाते हैं दोनों, ये भी एक्स मोल और ये भी एक्स मोल। ये लेट किया हुआ, उन्होंने सपोज किया हुआ है कि ये इस तरह से हो सकता है। तो ये जो रिएक्टेंट ए है इसकी कंसेंट्रेशन ए थी, इनिशियल ए, स्मॉल ए, वो एक्स मोल के लिहाज से उतनी कम हो जाएगी, ए माइनस एक्स, और ये बी वाले की बी माइनस एक्स हो जाएगी। जबकि इसके एक्स, ये जो बी लिखा हुआ है ना, मैं बाद में बताती हूँ ये बी किसके लिए है। ये नीचे देखें, मोलैरिटी कहते हैं, मोलैरिटी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। कंसंट्रेशन को आप लोग किसमें शो करते हो? मोलर फॉर्म में, यानी कंसंट्रेशन को मोलर एम के फॉर्म में, तो उसके लिए मोल्स के साथ वॉल्यूम्स के साथ डिवाइड करना भी जरूरी है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है एक्स मोल, तो इसको डिवाइड करो वी से, ये हो जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय वाट पर यूनिट वॉल्यूम, जितना भी उस वॉल्यूम में उस सॉल्यूशन को बनाया जाएगा। ये हो गई एक मोल, एक फर्ज कर लेंगे इसकी एस्टर की कंसंट्रेशन जो है वो है एक्स ओवर वी, और वाटर की जो कंसंट्रेशन वो है एक्स ओवर वी। एस्टिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो है ए माइनस एक्स ओवर बी, और रिएक्टेंट जो दूसरा है वो है अल्कोहल, उसकी कंसंट्रेशन है बी माइनस एक्स ओवर बी, ठीक है। ये टाइम इक्विलिब्रियम टाइम के ऊपर मौजूद है, ये इक्विलिब्रियम टाइम की बात है। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स ओवर डिवाइड बाय टाइम, मैंने वॉल्यूम किया हुआ है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो एक्स ओवर वी आ जाएगा, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूंगी तो ए ओवर वी आना चाहिए, लेकिन ए और वी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट बन गया है, रिएक्टेंट में से उतना प्रोडक्ट निकल बन चुका है, रिएक्टेंट उतना कम हो गया, तो ए माइनस एक्स ओवर वी आ जाएगा। अब आप लोगों ने फार्मूले केसी के अंदर इनकी ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्म में। पहला है एस्टर, एक्स, एस्टर की जगह लगा दिया एक्स ओवर बी, वाटर की जगह एक्स ओवर बी लगा दिया मैंने, और ये डिविडेंड का साइन, डिवाइडेड का साइन लगा के नीचे है एस्टिक एसिड ए माइनस एक्स ओवर बी, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन है बी माइनस एक्स ओवर बी, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, इसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों ने एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर, वी और वी नीचे चला जाएगा वी स्क्वायर, ये भी वी स्क्वायर है, दोनों वी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों जब वी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ ए एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। यहां तक बात समझ आ गई आपको? ये कैलकुलेशन समझ आती है आप लोगों को? अच्छा, यस मैम, हाँ जी। मैम नीचे वाली केस की क्वेश्चन तो समझ आ रही है। किस चीज की, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ जो फाइनल फॉर्म लिखी हुई है ना केसी वाली, वो तो समझ आ गई है। अच्छा हाँ, ये ही, वॉल्यूम क्यों नहीं डाला? वॉल्यूम कैसे कैंसिल आउट हुआ? ये देखिए, वॉल्यूम वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी वी स्क्वायर है, नहीं, मैंने तो वॉल्यूम क्यों नहीं डाला है। वॉल्यूम क्यों डाला है? जी। हाँ, अच्छा, देखो ना आप लोग, ये देखो, ये देखो, ये है आप लोगों की ये ये ब्रैकेट किस चीज को शो करती है? कंसंट्रेशन। ये सिर्फ मोल्स को शो नहीं करती, तो कंसंट्रेशन का पूरा यूनिट लिखना जरूरी है। एक बात, एक बात तो ये कि कंसंट्रेशन का पूरा यूनिट लिखना है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब दूसरी बात ये कि इस तरह से इक्वेशन जब लिखी जाएगी ना, तो आपको ली शैट्रियल का प्रिंसिपल जो है, ली शैट्रियल प्रिंसिपल जो आगे हम पढ़ने लगे हैं, वो क्लियर कट समझ आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ से चीज निकालनी नहीं आएगी ना, तो वो आपको प्रिंसिपल कभी भी समझ नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वॉल्यूम मेरे केसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, या इनवर्स रिलेशन में है, या बिल्कुल ही इक्वेशन से गायब है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द वी, मतलब वॉल्यूम पे ये डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है।
तो पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि ये किस तरह से, हर रिएक्शन के लिए मैं दो चार एग्जांपल दे दूंगी आप लोग, हर रिएक्शन के लिए बेशक आप फर्स्ट ईयर की बुक से ही दो चार एग्जांपल देख लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ केसी कैसे आता है। अच्छा, लिखा हुआ है क्योंकि सब वैल्यूज डीएमक्यू में लिए दे रहे हैं इसलिए वॉल्यूम का फैक्टर, हाँ किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन ना हाँ बोल सकते हैं आप लोग, मैं लेकिन सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, हाँ ये देखो साथ लिखा भी हुआ है उन्होंने मोल पर डीएमक्यू, लेकिन हम लोग चूंकि कंसंट्रेशन लगाते हैं, ये देखो ना ये जो एक्टिव मास है ना किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का, उसकी इस ब्रैकेट का अगर यूनिट आपसे कोई पूछे ना इस ब्रैकेट का यूनिट क्या है, तो आप लोग ने जैसे मुझे केसी के यूनिट निकाल के दिखाए हैं, वो कैसे निकाले हैं, मोल पर डीएमक्यू के लिहाज से। तो इसके लिए आप लोगों का मतलब है आप मोलैरिटी की बात कर रहे हो, मोलैरिटी का मतलब है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप लोगों को वॉल्यूम का फैक्टर डालना पड़ेगा, ठीक है। और इस कैलकुलेशन, ये तो मैंने सिंपल वाला एक बताया ना जिसमें नंबर ऑफ मोल बराबर है 1 1 1 1, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर है, इसलिए यहाँ पे केसी के अंदर वॉल्यूम का फैक्टर आया ही नहीं। लेकिन आपको मैं कह रही हूँ ना फर्स्ट ईयर से दो चार एग्जांपल्स इसको जरूर अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कुछ इक्वेशन ऐसी आएंगे जिसमें वॉल्यूम ऊपर आता होगा, कुछ इक्वेशन ऐसी आएंगी जिसमें वॉल्यूम नीचे की तरफ आता होगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो केसी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर इस इक्वेशन में बढ़ाऊंगी तो फिर वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है दिस एक्सप्रेशन फॉर द केसी हैज अ डिफरेंट अपीयरेंस फॉर डिफरेंट रिलेशन, ये मैंने डिफरेंट रिलेशन पता किस टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया, आप केपी भी निकाल सकते हो, केपी क्या चीज है, ये तो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मोस्टली जो केसी की वैल्यू है ये लिक्विड सोल्यूशन मीडियम के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन रिएक्शन के लिए जिसमें लिक्विड रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो केपी की वैल्यू होती है जो आप लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर, इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर द प्रेशर कंडीशन, तो वो जो केपी है वो गैसेस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो केसी है ये लिक्विड रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें प्रिडिक्शन ऑफ इफेक्ट, सबसे जरूरी बात ये हम केसी इस टर्म में क्यों लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि केसी के ऊपर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का केसी के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो इस रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से हो या टेम्परेचर, इन तीनों को चेंज करने से केसी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब देखो इस इक्वेशन में वी कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब है वॉल्यूम नहीं है, तो आपके केसी पर वॉल्यूम के चेंज से कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन प्रेशर और प्रेशर या टेम्परेचर का भी, लेकिन अगर इक्वेशन में वॉल्यूम का फैक्टर आ जाता है तो इसका मतलब है अब आपको पता चलाना पड़ेगा कि इस वॉल्यूम का या इस प्रेशर का चेंज करने से केसी पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो वो आगे जब दो चार एग्जांपल करेंगे ना फिर आपको क्लियर कर समझ आ जाएगी। ये जरा आगे वाली देख लें, ये देखें अभी तो खैर मैंने केपी का आंसर निकाला हुआ है, ली चैटरी प्रिंसिपल करेंगे ना आप लोग तो आप लोगों को एक एक फैक्टर वो वाली, लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक से नहीं खोल के देखेंगे तो फिर आप लोगों को वो ली चैटरी प्रिंसिपल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो आप लोगों ने जरूर फर्स्ट ईयर की बुक से करना है। दो चीजें मैंने दी, एक मैंने आर्हीनियस की इक्वेशन दी है और एक आप लोगों को मैंने ये वाला काम दिया है, ये आप लोगों ने दोनों काम करने हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 11 है। केपी जो है वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये क्या होती है, ये प्रेशर के टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, जो कि आप लोग कहाँ से निकाल सकते हो, पीवी इजिकल टू एनआरटी, तो ये कंसेंट्रेशन है, एन इधर ही रहने दो, वॉल्यूम इधर ला के डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एन ओवर वी, एन और वी जो है वो कंसेंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, आप लोग क्या करो, ये प्रेशर है वही है कंसेंट्रेशन ऑफ सी, और ऊपर उसका कॉफिशिएंट कंसेंट्रेशन ऑफ डी उसका कॉफिशिएंट, ये सारी वही टर्मिनोलॉजी है। तो कहते हैं इसको खोल के इस तरह से भी लिखा जाता है, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, फर्क क्या होगा, केपी इसकी जगह आ जाएगा सी, केसी ये देखो ना, ये केसी आ जाएगा इसकी जगह, इनकी जगह, सिर्फ फर्क क्या होगा, ये कंसंट्रेशन के एन ओवर वी जो है वो कंसंट्रेशन के लिए है, इस इधर लगा दो कंसंट्रेशन सी, इधर लगा दो कंसंट्रेशन डी, सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इन सब की जगह लग जाएगा के सी, सिर्फ आर टी फैक्टर जो सब में कॉमन है, इन सबको निकाल के बाहर करोगे तो आ जाएगा आर टी डेल्टा एन, ऊपर डेल्टा एन, इसकी ना स्पेसिफिक कैलकुलेशन आप बेशक करना चाह रहे हो तो कर लो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से निकलेगा। ये जो डेल्टा एन है ना ये क्या होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये इसके बराबर होता है, डेल्टा एन इज द डिफरेंस बिटवीन द मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर है तो डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि वो उसके केपी और केसी में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन अगर इसकी 1 या 2 कुछ आ जाएगी वैल्यू तो इसकी वैल्यू में खासा फर्क होगा, ठीक है।
आगे देखें, बोथ आर रिलेटेड ईच अदर बट जनरल गैस लॉ, वो आप लोगों के सामने मैंने रिलेशनशिप शो करवा दिया है। इसके जो है सिग्निफिकेंस जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, केसी की सिग्निफिकेंस बात कर रहा है कि आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बात कर लेते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहता है अगर केसी की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, केसी की हाई वैल्यूज ये इंडिकेट करती हैं कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। देखो ना, केसी की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, इसका मतलब केसी का डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट के साथ। तो केसी हाई होगी कब, जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुके होंगे और आपके पास केसी की वैल्यू हाई होती जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कहोगे केसी की हाई वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट उस पूरे रिएक्शन में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर केसी की बहुत सॉरी केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप लोग क्या कहोगे कि प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं जिसकी वजह से केसी की वैल्यू छोटी है, और रिएक्शन के अंदर ज्यादा फॉर्म में रिएक्टेंट मौजूद है इसीलिए प्रोडक्ट कम है, और प्रोडक्ट कम होने की वजह से केसी जो है वो उसकी वैल्यू भी कम आ रही है। और तीसरी इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू होती है अगर नॉर्मल रेंज हो, मतलब बहुत दरमियानी सी रेंज हो, तो वो कहता है कि केसी जो है वो इक्विलिब्रियम में है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तकरीबन कंसंट्रेशन इक्वल है। ये हो गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करो, तो अगर आपके पास एक होती है केसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, केसी हमेशा किसी भी एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि रिपोर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक टेम्परेचर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उस पर केसी की एक वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 30 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर चेंज जितना भी आपने करना है, आपने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन आपने इक्विलिब्रियम अटेन या कहीं भी इंस्टेंट में आपको नहीं पता इक्विलिब्रियम कब आएगा, आपने क्या किया, आपने ड्यूरिंग रिएक्शन आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड किया और रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन को फाइंड किया। ठीक है, उन दोनों को आपस में डिवाइड किया, सी डी ए बी, आपको सारे आपको कुछ पता है, आप लोगों ने उसको डिवाइड किया, एक आंसर निकला, जो आंसर निकलता है उसे कहते हैं निकलता है उसे कहते हैं क्यूसी। ठीक है, ये जो आंसर आप निकालोगे उसको क्यूसी कहा जाएगा। केसी तो कांस्टेंट है, उसकी तो एक स्पेसिफिक वैल्यू रिपोर्टेड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जो आप निकालोगे उसको क्यूसी यानी क्वोशिएंट कहा जाता है, क्वोशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब उस क्यूसी को आपने मैच करना है इस केसी के साथ। अगर वो क्यूसी कम है केसी से, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अभी रिएक्शन होना बाकी है। ठीक है, मजीद मैम प्रोडक्ट। दोबारा सी क्या होता है? अच्छा, क्यूसी होता है कोशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कब ऑब्टेन होगा, तो आप लोग क्या करते हो, ड्यूरिंग रिएक्शन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर प्रोडक्ट भी थोड़ी तो उनकी भी कंसंट्रेशन चेक कर लेते हो, रिएक्टेंट की भी, सिर्फ ये पता कराने के लिए कि केसी आया है या नहीं। अच्छा, फिर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को वैल्यूज पुट करते हो सी और डी की जगह, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू डिपेंड करते हो, पुट करते हो ए और बी की जगह, उन दोनों को डिवाइड करके एक आंसर आ जाएगा जो कि क्यू सी होगा, केसी नहीं होगा वो, क्योंकि केसी आपके पास रिपोर्टेड फॉर्म है, आपके सामने टेबल की फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो जिस भी फॉर्म में है। आप क्यू सी जो आपने निकाला है, अब आप क्या करोगे, फर्ज किया कि उसकी जो केसी की वैल्यू थी वो 100 है, लेकिन जो आप डिवाइड करके आंसर निकाले हो वो आ रहा है 80। इसका मतलब है आपका सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया, आपके सिस्टम में मजीद प्रोडक्ट बनना जरूरी है, यानी थोड़े से प्रोडक्ट इतने बन जाए कि आपकी जो क्यूसी की वैल्यू है वो 100 हो जाए, तो फिर कहोगे कि इक्विलिब्रियम में चीज मेरी, यानी जो भी मेरा रिएक्शन हो रहा था वो मेरा इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। ठीक है, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड कंडीशन में, प्रोडक्ट बनना है ना, इसमें क्यूसी को केसी तक जाने के लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, 100 तक जाने के लिए केसी क्यूसी को बढ़ना पड़ेगा, और वो कैसे बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आपका रिएक्शन जो आपने ये डिवाइड करके आंसर क्यूसी का निकाला है वो आ गया है 120, बहुत ज्यादा आ गया है, इक्विलिब्रियम से भी आगे चला गया है, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट ज्यादा बना है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के बनाने पड़ेंगे। तो जो ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। कम है क्यूसी, केसी तक पहुंचने के लिए उसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो गया मेरा क्यूसी केसी से, तो आप लोगों को वापस आना पड़ेगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, ताकि वो केसी तक बराबर हो जाए, आपने बराबर केसी की करना है। तो क्या हुआ, अगर क्यूसी छोटा है तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, अगर क्यूसी बड़ा है तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। समझ आ गई? जी मैम आ गई। अच्छा,
मुझे एक दफा फिर से, बाकी बच्चों को भी आ गया है, क्लियर हो गया मैम? कह रही है क्लियर है, अभी तक तो सबको क्लियर है। किसी और बच्चे को समझ ना आई हो? 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो अगर किसी को नहीं समझ आई तो हम यहीं पे रुकते हैं, वरना आगे चलते हैं लिशेट्री प्रिंसिपल पर। एक बच्चे क्या हो गया मैसेज, आ गई है समझ में, ठीक है, वेरी गुड। लिशेट्री प्रिंसिपल पर जाते हैं। इससे बेहतर मुझे इसकी कोई इमेज नहीं मिली थी, वरना मैं आपको बता देती कि कोई और भी है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी बहुत बेहतरीन सी इमेज है। इसमें क्या कहता है, कहता है कि अगर ठहरे जी, एक बच्चे का और मैसेज आ, क्लियर मैम, ओके डन। इसमें कहता है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ था, आप लोगों ने क्या किया, उस इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ की। कैसे? उसके ऊपर से स्ट्रेस अप्लाई किया, किसी भी तरीके से, कंसंट्रेशन चेंज करने से, प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, कोई भी ऐसा वेरिएबल चेंज कर दिया जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो पहले इक्विलिब्रियम में था उसकी कंडीशन जो है वो खराब हो। ठीक है, ये देखो, पहले ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में थे, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस कोई भी चीज हो सकती है, प्रेशर आप चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, आप उनकी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो कहते हैं स्ट्रेस एक ऐसी चीज आपने अप्लाई की कि इस इक्विलिब्रियम सिस्टम का जो जो भी इक्विलिब्रियम में थे सिस्टम, वो पूरे का पूरा क्या हो गया, डिमोल्ड हो गया, वो सारे से इक्विलिब्रियम से हट गया, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो गया। तो कहते हैं, ये चैटियर प्रिंसिपल कहता है कि हमारा सिस्टम खुद ब खुद क्या करेगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा कि वो दोबारा, अगर इक्विलिब्रियम नहीं तो दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। चाहे वो इस तरफ वाले सिस्टम को हटा दे या हिला दे, कुछ भी उसमें चेंजिंग कर दे, और खुद को भी चेंज कर सकता है। दोनों तरह से कर सकता है कि तो दोबारा किसी ना किसी तरह इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। उसे क्या कहा जाता है, न्यू इक्विलिब्रियम। फिर जो है पुराने इक्विलिब्रियम की तरह का भी हो सकता है, बिल्कुल उसी कंडीशन पे भी जा सकता है, और उससे हट के नया इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश की जाएगी। तो लीचेट्रियन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो वो सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करेगा कि जो उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है वो उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो स्ट्रेस को चाहे वो नए इक्विलिब्रियम में चला जाए, उसकी न्यू क्वांटिटी सेटअप हो जाए, लेकिन वो क्या करेगा, वो नलीफाई करने की पूरी कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। ठीक है, ये वाली एग्जांपल समझ आती है सबको? इतना प्रिंसिपल क्लियर है, तो हम इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, यस कह रही है, मैं आगे चलती हूँ। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इफेक्ट आर स्टडी। जो मैंने यहाँ पे लीचेट्री प्रिंसिपल के डाले हुए हैं वो है, एक है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी दफा आया हुआ है, ठीक है, और लेकिन उसमें कोई रीजन कोई नहीं है उसकी, और वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी दफा आया हुआ है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं। पहला लीचेट्री प्रिंसिपल का जो पहला, मैम टर्म इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम होती है? नहीं, सेम नहीं होती। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसको आप जो मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स की बात की थी ना अल्फा, जो फॉरवर्ड और रिवर्स की बात की थी, ये वही टर्मिनोलॉजी है बेसिकली। आप ना, जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये बैकवर्ड शिफ्ट होगी जो इक्विलिब्रियम है, या फॉरवर्डली शिफ्ट होगी। वो कैसे निकाल सकते हो, ये दोनों एप्लीकेशन इकट्ठी आती है कि उसी की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी ना, आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा या वो रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड अगर जा रहा है तो आप लोग कहोगे कि मेरा इक्विलिब्रियम राइट हैंड पे शिफ्ट हुआ है, अगर रिवर्स जा रहा है तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हुआ है। ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये मतलब वहां पे मैं फॉरवर्ड और रिवर्स की बात कर रही हूँ ना, तो नीचे मैं जाके बात करूंगी जो पोजीशन है उसमें राइट और लेफ्ट की बात करूंगी, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है अल्फा? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, एक मिनट मुझे टाइम चेक कर लेने दें, पता नहीं कितना हुआ है, क्या सारे पढ़े जाएंगे कि नहीं। स्क्रीन शेयर, ओके, दोबारा कर लेते हैं स्क्रीन शेयर। 8, मैं कह रही हूँ 10 स्लाइड तो पढ़ी जाए ना, फिर हम 12 रह जाएंगी, वो अगले वाले में, जो लेक्चर जब होगा तब कंप्लीट कर लेंगे। 10 8 हो ही जाए इंशाल्लाह, हो जाए। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं भी होगी तो इट्स ओके, मेरा ख्याल 11 12 तो अगले में हो ही जाएगी। सबसे पहले कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, ये सिंपल है।
ठीक है। इसमें ना कोई भी आपने लॉजिक नहीं लगाना, बस सिंपली याद रखें, आप लोग अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, आपने रिएक्शन हो रहा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ गए, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, देखो 4 and 4 and 4 and 4, ठीक है, इक्विलिब्रियम में थे। आपने क्या किया, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, इसकी वैल्यू बढ़ा दी रिएक्टेंट की, होगा क्या, ये ज्यादा हो गया इक्विलिब्रियम में, ठीक है। रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं, वो क्या करेंगे, वो आपस में जल्दी से रिएक्ट करेंगे ताकि वो इसके बराबर हो जाए। पहले ये कितने थे, 8, और ये भी 8 थे, अब ये कितने हो गए, ये 12 हो गए हैं और ये 8 रह गए हैं। तो क्या होगा, ये फौरन से रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट मजीद बनाएंगे, क्या हो जाए, ताकि ये दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम में वापस आ जाए। तो ये वाली चीज आपको यहाँ से क्लियर कर समझ आ जानी चाहिए। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट के दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, चाहे नया ही क्यों ना हो, मोस्टली होता नया ही है, न्यू इक्विलिब्रियम जो है ना पोजीशन आती है। और अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है, प्रोडक्ट हद से ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बैकवर्ड जाएगा और रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ये देखें, इफ अ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज, अच्छा एक पहली बात ये वाली हो गई कि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड होगा। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप क्या करो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल लो, यहाँ से ये 4 के 4 मालिक्यूल निकाल लो, तब क्या होगा, इसको आप अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी में देखो तो रिएक्टेंट अगर निकाल रहे हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्ट को ज्यादा कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट दोबारा से क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाने के लिए बैकवर्ड रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब प्रोडक्ट के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर प्रोडक्ट को विड्रॉ करोगे, रिएक्ट उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गया आपको, ये लिखा हुआ है, इफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय विड्रॉवल ऑफ द रिएक्टेंट, विड्रॉ ऑफ द रिएक्टेंट, लेस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, पीछे कम रह जाएगी, वो क्या होगी, प्रोडक्ट दोबारा से पीछे की तरफ जाएगी रिएक्टेंट बनाने के लिए, और ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं, वो फौरन से प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन से अगली तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के भी दो केस हैं, एक है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो तो आपका रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को विदड्रॉ करके डिक्रीज कर दो तो आपके रिएक्टेंट दोबारा से रिएक्ट करेंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट को बनाएंगे। जी, यहाँ तक बात कुछ है, जितने क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद एक स्लाइड पढ़ाऊंगी, फिर टाइम अप हो जाएगा क्योंकि 7 मिनट रह गए पीछे, सॉरी 8। क्लियर, किसी बच्चे को अभी तक कोई बात क्लियर ना हुई हो पीछे जितना भी पढ़ा है, ये वाला इक्विलिब्रियम वाला जो मॉड्यूल है ना, ये लगता आसान है, लेकिन जब बंदा बैठता है ना उसमें पेपर में, तो फिर वो कहता है शायद क्यूसी और केसी में कंफ्यूजन हो जाती है, हमने क्यूसी पढ़ा था या केसी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी तक अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इरम, रिदा, मोना है और कौन है, कुछ ये अरफा, ये 4 लोग तो रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी भी बताएं। फरियाल, आपको समझ आ रही है, फरियाल है, इसके अलावा कौन है? मैम जो फर्स्ट वाली मीटिंग थी ना उसमें तो मेरे इतने सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, वो तो मैंने नहीं मैं सही से ले सकी, ये वाली मैंने सही ले लिया, ये वाली मीटिंग इसी तो ये दिन की, मुझे आज समझ की आ गई ही है सारी। पिछले वाली कह रहे हो? जी मैम, वो मेरी ना सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। अच्छा चलो कोई नहीं, वो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, मैंने ना सर को साथ साथ ही भेज दी हुई है, जो जी न्यूक्लियर मैम। वाली है वो भी सर को भेज दी हुई है, काइनेटिक्स वाली भी भेज दी हुई है, बस आप लोग को वो ना, सर को शायद थोड़ा सा टाइम मिसमैनेजमेंट हुई हुई है ना, तो थोड़े से टाइम का मसला है, वो शायद वीकेंड पे आप लोगों को न्यूक्लियर की भी मिल जाएगी। अच्छा, मैंने अगला जो आपका क्विज लेना है ना, उसमें तीनों का सिलेबस इंक्लूड होगा, तो इनको साथ साथ तैयार कर लो, एक है न्यूक्लियर प्लस ठीक है काइनेटिक्स मैम। प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो काइनेटिक्स की तो और न्यूक्लियर की, इन तीनों के तो आपको आज या कल तक लिंक शेयर हो जाएंगे। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये जब मेरा ख्याल मेरी अगला लेक्चर होगा ना, उसमें ये वाला पूरा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये तीनों इंक्लूड होंगे उससे अगले क्विज में,
क्विज कब होगा? ये तीसरे वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर, उससे अगली वाली क्लास में ये पूरा हो जाएगा। उससे अगली वाली क्लास जो भी होगी, चाहे वो अगले दिन भी हो ना, तो आप लोगों ने ये पीछे वाले तैयार कर लिए, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा, एक बच्ची क्या करेगी, ठीक है मैम। फिजिकल वाले में आप लोग ना एक मैसेज शेयर कर दीजिएगा कि उससे अगले दिन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, टेस्ट, ताकि सारे बच्चों को जो नहीं ले रहे क्लास उनको भी पता चल जाए कि उन्होंने तैयार करना है। अब हम अगली तरफ चलते हैं, यहाँ से एक स्लाइड में और पढ़ाती हूँ आपको, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। नहीं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ाऊंगी तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ाना पड़ेगा, दोनों इकट्ठे पढ़ना पड़ेंगे। मैं आपको पढ़ाती हूँ ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर वाला एक जैसा है, तो वो मैं इसलिए, मैम इन सब के न्यूमेरिकल हम असाइनमेंट देते हैं तो फिर तैयारी जरा अच्छी हो जाएगी। अ, किसकी बात कर रहे हैं मोना, आप किसकी बात कर रहे हो, किसके न्यूमेरिकल दूं? ये कैसी वाले के? मैम जो जो आप टेस्ट का मॉड्यूल कह रही है ना, उन सब के मतलब आप असाइनमेंट दे देना, वो हम खुद हल कर लेंगे एक दफा, तो फिर जरा बेहतर हो जाता है। ठीक है, सही है। ये ना 18 को छुट्टियां, वेकेशन आ रही है, विंटर वेकेशन। आपने 18 को मतलब सैटरडे की नाइट को आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं संडे वाले दिन आप लोग को ना इसका जरूर शेयर कर दूंगी, ठीक है, या संडे। और क्विज होगा कब? क्विज होगा जब ये थर्ड मॉड्यूल एंड हो जाएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर एंड होगा ना, उससे अगली क्लास चाहे उससे अगले दिन हो, तो मैं उसी में बना लूँ। मैं बनाया हुआ है, दोनों दो के बन गए हैं, तीसरा इस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कराया गया। इसके भी आपको क्विज, उसमें क्विज में डाल के एमसीक्यूज डाल के फिर वो आप लोगों का उसी से अगले दिन हो जाएगा, ठीक है, इसमें डिले नहीं होगा, ये तीन इकट्ठे जाएंगे, फिर मैं इसका अलग अलग से भी तैयार अच्छा। करूंगी। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये लास्ट वाली स्लाइड आज पढ़ते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम चेंज, अच्छा दो तरह के रिएक्शन होते हैं, पता है आप लोगों को, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो तमाम रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। आप जरा गौर से बात सुनिएगा, एंडोथर्मिक में होता क्या है, एंडोथर्मिक में आप लोगों का जो हीट कंटेंट होता है रिएक्टेंट का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ग्राफ की बात करें तो रिएक्टेंट नीचे होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर होते हैं हीट कंटेंट में। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, उतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करो, तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की हीट कंटेंट प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा, जितनी ज्यादा हीट कंटेंट उसकी होती है, उतनी हीट वो इवॉल्व करता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट निकलेगी, एंडोथर्मिक में हीट जो है ना वो अब्सॉर्ब होगी। ये तो होगी रिएक्शन की कंडीशन बता दी। अब अगर मैं लीचैट इक्विलिब्रियम में मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है, ये मेरा सिस्टम था, इक्विलिब्रियम में था, आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ये तो आपको नहीं बताएगा वो एग्जामिनर, आप लोगों को कैसे दिया जाएगा, आप लोगों को जो हीट दी जाएगी या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी या वो नेगेटिव फॉर्म में। अगर तो वो पॉजिटिव है तो आप लोग समझ जाए कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, उसका जो एंथैल्पी हीट है, अगर उसकी एंथैल्पी हीट पॉजिटिव है, पॉजिटिव 292 291 कुछ भी, तो आपको होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको होगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ साइन देख के पता चल सकता है कि वो एंडो की बात कर रहा है या एक्सो की, ठीक है। अब हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं। अगर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, यहाँ पर लिखे, मैंने कहा लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव एंडोथर्मिक है। तो अगर आप कहते हैं टेम्परेचर मोर, उसने हीट अब्सॉर्ब करनी है ना, आपने एंडोथर्मिक कहा हीट अब्सॉर्ब होती है, तो अगर आपका एंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओ, वो मजीद हीट अपने अंदर अब्सॉर्ब करता जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग उसके फेवर में काम कर रहे हो। तो कहता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन शुड बी शिफ्ट इनटू द फॉरवर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, आप हीट देते जाओ, वो रिएक्टेंट के अंदर जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन आप अगर इसी सिस्टम को, इस सिस्टम को एंडोथर्मिक को ठंडा कर दो, ठंडा करने से क्या होता है, वो प्रोडक्ट बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और आपके प्रोडक्ट से रिएक्टिव बनने का शुरू हो जाते हैं। एक मिनट, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, वो मैं। और दूसरी तरफ देखें एक्सोथर्मिक में क्या है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, तो आप क्या करो, हीट निकली है तो आप सिस्टम से मजीद हीट निकालना शुरू कर दो। किस तरह निकाल सकते हो, उसको ठंडा करना शुरू कर दो, कूलिंग कर दो उसकी। आप उससे क्या करोगे, आप उसकी सिस्टम की हीट कम कर रहे हो, तो हीट कम जितनी करते जाओगे आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में शिफ्ट होता जाएगा।
The reaction, if the reaction have the enthalpy of heat negative, then it is an exothermic reaction. Therefore, decreasing the temperature को डिक्रीज करते जाओ, क्योंकि वो खुद ही अपने अंदर से निकाल रहा है, तो आप और उसके अंदर से निकालने में उसकी हेल्प आउट करोगे, तो क्या होगा कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। और अगर आप लोग टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे तो आपकी कंडीशंस पूरी उल्टी हो जाएंगी, यानी कि रिवर्स रिएक्शन चलना शुरू हो जाएगा और आपका जो जितना भी रिएक्शन सिस्टम है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर टू यू?